स्वागत है साथियों विकास शर्मा क्लासेस में। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ते जा रहे हैं और इकोनॉमिक्स के लेक्चर कंटिन्यू बनते जा रहे हैं। पिछले हमने 6 लेक्चर डाल चुके इकोनॉमिक्स के लिए और इकोनॉमिक्स के उन लेक्चर्स को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन्हें देखिए और आपके आराम से क्वेश्चन कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे आरबीआई के द्वितीय कार्यों को लेके। हमने आरबीआई के पिछले 2 लेक्चर में पढ़ा, आरबीआई की स्थापना को लेके बात की थी, आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के बारे में बात की थी, आरबीआई के स्थानीय बोर्ड के बारे में बात की थी, गवर्नर के कार्यकाल के बारे में बात की थी, डिप्टी गवर्नर को लेके बात की थी, आरबीआई की स्थापना से संबंधित घटनाओं के बारे में बात की थी। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो आरबीआई के कार्य पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने आरबीआई का पहला कार्य पढ़ लिया था, जो था आरबीआई के द्वारा क्या जारी किया जाता है, मुद्रा जारी की जाती है। इश्यू ऑफ करेंसी का काम भी आरबीआई का होता है। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई के सेकंड कार्य के बारे में। देखिए आरबीआई का जो सेकंड कार्य है उसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आरबीआई का सेकंड कार्य ये होता है सरकार का बैंकर। सरकार का बैंकर, आरबीआई को हम सरकार का बैंक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए इसका रीजन बड़ा साफ सुथरा रीजन है कि सरकार की सारी जमाएं कौन स्वीकार करता है? आरबीआई। सरकार को ऋण प्रदान करने का काम किसका होता है? आरबीआई का। सरकार की सारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय कौन करता है? आरबीआई द्वारा की जाती है। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है? सरकार का बैंकर बोला गया है। तो सरकार के बैंकर के लिए क्या क्या बात लिखोगे? सबसे पहले का जमाएं स्वीकार करना। आरबीआई क्या करता है? सरकार की जमाओं को क्या करता है? स्वीकार करता है। जमाएं स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, जमाएं स्वीकार करना किसका काम है? आरबीआई का काम है ये। दूसरा, सरकार को ऋण प्रदान करने का काम भी किसका होता है? आरबीआई का होता है। ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। क्लियर? देखिए थर्ड पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं, तो हर एक आपको पॉइंट को याद रखना है। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का सेल और परचेज का काम भी किसका है? आरबीआई का है। अब देखिए आगे, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है ना? मैंने जो बोला वो सारी बात समझ में आ रही है। सबसे पहले जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। सरकार का क्या करता है? ये ऋण प्रबंधन का काम करता है। सरकार का ऋण प्रबंधन करना, ऋण प्रबंधन करना। सरकार का ये वित्तीय सलाहकार भी है। सरकार का वित्तीय सलाहकार। सरकार का वित्तीय सलाहकार कौन है? आरबीआई। सरकार का वित्तीय सलाहकार। एक एक बिंदु आपको याद होने चाहिए। विदेशी मुद्रा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी मुद्रा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। ये आपको याद रहना ही चाहिए। एक एक बात आपको समझ में आ रही है। जमाएं स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, सरकार का ऋण प्रबंधन करना, सरकार का वित्तीय सलाहकार कौन है? आरबीआई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यानी विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंच में सरकार का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों, जैसे हम बात करें आईएमएफ को, आईएमएफ में प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? अपना आरबीआई। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सरकार का प्रतिनिधित्व करना, प्रतिनिधित्व करना। ये 5 मुख्य कार्य मैंने बताए हैं। इनके अलावा भी और भी हो सकते हैं, लेकिन ये 5 इंपॉर्टेंट मैंने कार्य इसके बता दिए। इस सरकार का बैंकर क्यों बोल रहे हैं इसे? क्योंकि ये सरकार की जमाओं को स्वीकार करता है, सरकार को ऋण प्रदान करता है, सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने का काम है, सरकार का ऋण प्रबंधन का काम करता है, सरकार का वित्तीय सलाहकार है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सरकार का क्या करता है? ये प्रतिनिधित्व करने का काम
करता है। आपको ये सारी बातें याद हो जाएगी, याद हो जाएगी। चलिए इसके एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एक बार नोट कर लो, एक बार नोट कर लो। ये 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने बता दिया सरकार को बैंकर को लेके। अब हम इसका तीसरा कार्य पढ़ेंगे। अब तीसरा कार्य क्या है, मैंने कल लिखाए थे सारे कार्य। तीसरा कार्य है बैंकों का बैंक। चलिए अब इसका तीसरा जो कार्य है वो है बैंकों का बैंक। बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। अब बैंकों का बैंक क्यों बोल रहे हैं हम, इसे समझिए इस बात को भी। बैंकों को भी ऋण प्रदान करने का काम कौन करता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई बैंकों को भी सहायता करता है, उनका कंट्रोल करता है, उनका विनियमन करता है। कौन करता है, आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। पहली बात, जमाओं को क्या करना, स्वीकार करना। जमाए स्वीकार करना, जमाए स्वीकार करना। दूसरा, ऋण प्रदान करना, ऋण प्रदान करना। क्या आपको याद हो जाएंगे, जमाए स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, अंतिम ऋणदाता। इसी को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट, अंतिम ऋणदाता। बैंकों का अंतिम ऋणदाता कौन है, आरबीआई है। अब देखिए फोर्थ, ध्यान से समझिए। जमाए स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना और इनका अंतिम ऋणदाता भी कौन है, आरबीआई ही है। एक एक बात को ध्यान से समझिए। वाणिज्यिक बैंक का ये विनियमन भी करता है। वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन का काम भी है। वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन करता है। ये क्या करता है, विनियमन का काम भी किसका है, बैंकों का बैंक यानी आरबीआई का ही है। एक एक बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, सारी बातें समझ में आ रही है। अंतर बैंक दायित्वों का क्या करता है, ये अंतर बैंक दायित्व का समाशोधन एवं निपटान करना। अंतर बैंक दायित्व का समाशोधन एवं निपटान करना किसका काम है, आरबीआई का काम है। यानी इंटर बैंक जो लायबिलिटीज होती है उनका क्लियरिंग और सेटलमेंट का काम किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसे बोला गया है बैंकों का बैंक। सारी बातें याद हो रही है। बैंकों के लिए धन हस्तांतरण के लिए एक साधन के रूप में काम करता है। समझ में आया नहीं आया, बैंकों के लिए धन हस्तांतरण का एक कुशल साधन प्रदान करता है ये। बैंकों को धन हस्तांतरण के लिए कुशल साधन के रूप में काम करना। कुशल साधन के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। ये 5-6 बिंदु इसके याद रखना है। जमाए स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, ये सारी बातें आपको याद रहनी चाहिए। सरकार का बैंकों का बैंक इसलिए इसे कहा भी गया है। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ बिंदु, और फोर्थ बिंदु है विदेशी मुद्रा का क्या है, ये संरक्षण है। संरक्षक का काम करता है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अब समझ में आ रहा है सबको। अब देखिए आगे, विदेशी मुद्रा का क्या है, ये संरक्षक का काम है, काम करता है। विदेशी मुद्रा का क्या काम करता है, ये संरक्षक का काम करता है। अब ध्यान से सुनिएगा, विदेशी मुद्रा का संरक्षक। विदेशी मुद्रा का क्या है, ये संरक्षक है। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक बोल दो, विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। यानी हम बात करें तो ये फॉरेक्स है। क्या है, फॉरेक्स यानी कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व।
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब देखिए विदेशी मुद्रा में क्या क्या आते हैं, एक एक बात आपको आनी ही चाहिए। सबसे पहले विदेशी मुद्रा आ जाएगी, क्या आ जाएगा सबसे पहले इसमें विदेशी मुद्रा आ जाएगी, जिसका ये ध्यान रखता है विदेशी मुद्रा। दूसरी बात करें तो सोना आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगी, सोना आ जाएगा, चांदी जिसे हम सिल्वर बोलते हैं, चांदी आ जाएगी आपकी, और आईएमएफ की तीसरा आ जाएगा आईएमएफ की खाई जमा जिसे हम बोलते हैं, आईएमएफ की खाई जमा जिसे हम ट्रांस डिपॉजिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसे हम? आईएमएफ की खाई जमा जिसे हम ट्रांस डिपॉजिट्स बोलते हैं, ट्रांस डिपॉजिट्स, इसे देख लीजिएगा, ट्रांस डिपॉजिट्स, याद रहेगी ये बात, ट्रांस डिपॉजिट्स। एक एक बात आपको याद रखनी है, विदेशी मुद्रा आती है, सोना चांदी आता है, आईएमएफ की खाई जमाएं आती है, ठीक है, और ये खाई जमा में आ जाता है एक एसडीआर, क्या आ जाता है? एसडीआर। अब एसडीआर को लेके मैं कुछ बातें बता देता हूं। एसडीआर का मतलब क्या होता है? एसडीआर का मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स, स्पेशल ड्रॉइंग्स राइट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। ये आया था सन 1969 में, सन 1969 में ये आया था, ठीक है। ये बास्केट ऑफ 5 करेंसीज है, ये बास्केट ऑफ क्या है? 5 करेंसीज है, आपको ध्यान में रखना है इसको। आईएमएफ द्वारा इसे जारी किया जाता है। एसडीआर किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म है, याद रहेगा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। एसडीआर किसके द्वारा जारी किया जाता है? आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया था सन 1969, सन 1969 में ये आया था। कब आया था? सन 1969 में इसे प्रारंभ किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। सन 1969 में इसे क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स यानी विशेष आहरण अधिकार, इसे क्या बोलते हैं? विशेष आहरण अधिकार। इसके अंदर क्या आता है? बास्केट ऑफ 5 करेंसीज होता है। ये बास्केट ऑफ क्या होता है? 5 करेंसीज होता है, जिसे आपको याद रखना है कौन कौन सी करेंसीज आती है, ठीक है। इसका अन्य नाम है वो है पेपर गोल्ड, अन्य नाम क्या है इसका? पेपर गोल्ड। क्या नाम है इसका अन्य नाम? पेपर गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? एसडीआर को जाना जाता है। पेपर गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है? एसडीआर को जाना जाता है। एक एक बात आपको याद रहनी चाहिए, एसडीआर कब प्रारंभ हुआ था? 1969 में, ठीक है। ये वर्चुअल ट्रीटमेंट है, ये क्या है? वर्चुअल ट्रीटमेंट है, ये भी आपको बात याद रहनी चाहिए, ठीक है। एक एसडीआर का मूल्य जो होता है, एक एसडीआर का मूल्य, एक एसडीआर का जो मूल्य होता है उसे समझना पड़ेगा आपको। एक एसडीआर का जो मूल्य होता है ना, 5 विदेशी मुद्रा बास्केट का उपयोग किया जाता है इसमें। एक एसडीआर के मूल्य में किसका उपयोग किया जाता है? 5 विदेशी मुद्रा बास्केट का, 5 विदेशी मुद्रा बास्केट का उपयोग होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, 5 विदेशी मुद्रा के बास्केट का इसमें उपयोग किया जाता है, बास्केट का उपयोग होता है। अब ध्यान से सुनिएगा कौन कौन सी इसमें मुद्राएं आती है, एक एक के बारे में मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसके अंतर्गत ये 5 विदेशी मुद्राओं में सबसे पहले तो देखो डॉलर आ जाएगी, क्या आ जाएगी? डॉलर आ जाएगी। दूसरी यूरो आ जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, इनका वेटेज होता है, उस वेटेज के हिसाब से इन्हें रखा जाता है। सबसे पहले डॉलर आ गई, यूरो आ गई, एक आती है चाइनीज जो मुद्रा है वो है रेन मिनीबी, रेन मिनीबी आ गई यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा, डॉलर आ गया, यूरो आ गया, रेन मिनीबी आ गई, येन आ गया, ठीक है, और पाउंड आ गया। क्या आ गया? पाउंड। ये आपका ग्रेट ब्रिटेन का है पाउंड, ये ध्यान में रखना चाहिए। डॉलर का जो वेटेज है, डॉलर का जो वेटेज है वो है 41.73,
41.73% जो वेटेज है वो किसका है, वो वेटेज है आपका अमेरिकी डॉलर का है। याद रहेगा ये भी। यूरो का जो वेटेज है वो है 30.93 किसका वेटेज है, यूरो का है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। रेनमिनवी का जो वेटेज है वो है 10.92%। 10.92% किसका है, आपका रेनमिनवी का है, जो चीन में चलती है ये मुद्रा। और येन का है 8.33%। येन का है 8.33%, ये भी आपको याद रखना है। और पाउंड का है 8.09%। पाउंड का कितना है, 8.09%, ये भी आपको याद रखना है। एसडीआर कब प्रारंभ हुआ था, सन 1969। इसे जारी कौन करता है, आईएमएफ द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, पेपर गोल्ड है। 1 एसडीआर की जो वैल्यू होती है वो 5 विदेशी मुद्रा के बास्केट का उपयोग करके बनता है, जिसमें डॉलर भी होता है, यूरो भी होता है, रेनमिनी भी होता है, येन भी होता है और पाउंड भी होता है, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, एसडीआर को जारी करने का जो उद्देश्य था उसे भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। ये उद्देश्य क्यों है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा की समस्या को हल करना। इसका जो था ना, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय, ध्यान से याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या को खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया गया था, अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करना, इसके लिए इसे जारी किया गया था। अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या को हल करने के लिए इसे जारी किया गया था। क्या आपको ये फंक्शन याद हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक कौन है, आरबीआई है। विदेशी मुद्रा में क्या क्या लोगे, आपका विदेशी मुद्रा के भंडार में क्या क्या आ जाएगा, विदेशी की मुद्रा आ जाएगी, सोना चांदी आ जाएगा, आईएमएफ की खाई जमा आ जाएगी, एसडीआर आ जाएगा। और एक एसडीआर का मैंने वैल्यू बताया, 5 विदेशी मुद्रा का बास्केट का उपयोग होता है जिससे एक एसडीआर बनता है। और इसका उद्देश्य होता है अंतरराष्ट्रीय तरलता की समस्या को क्या करना, हल करने का काम करती है। क्या आपको इतना याद हो जाएगा ये सब। अब आगे बढ़े हम, एक बार रिकॉर्ड कर लीजिए इसे। अब आगे चलते हैं हम, आरबीआई का नेक्स्ट जो फंक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। ये 4th फंक्शन था, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे देखिए आप, जो पांचवा है वो है आंकड़ों का संग्रह एवं प्रकाशन। आंकड़ों का संग्रहण एवं प्रकाशन, ये किसके द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा भी किया जाता है। आंकड़ों का संग्रहण का काम तो जैसे स्टैटिस्टिक्स में आपने पढ़ा है, एनएसएसओ का है, एनएसओ का है, ठीक है। जिसे बाद में अब एनएसओ बना दिया गया है, जो गरीबी के आंकड़े एकत्रित करती है, मुद्रास्फीति के आंकड़े एकत्रित करती है। ये सारी बातें हमने देखा था कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एनएसओ ऑफिस है, जिसके जरिए क्या किए जाते थे, आंकड़े एकत्रित किए जाते थे। लेकिन कुछ विशेष आंकड़े आरबीआई के द्वारा भी क्या किए जाते हैं, संकलन और उनका प्रकाशन का काम होता है। आरबीआई का सबसे जो होता है ना, ये एक तो मासिक रूप से भी करता है और एक यदा कदा भी करता है। मासिक रूप से भी ये आंकड़े जारी करता है और यदा कदा भी करता है, ठीक है। यानी मासिक बोल दो या नियमित बोल दो में से, मासिक या नियमित। और ये करता है यदा कदा भी, क्या करता है, आंकड़े जारी करता है। इसमें देखिए सबसे पहले आरबीआई का मासिक बुलेटिन होता है, आरबीआई का मंथली बुलेटिन। आरबीआई का क्या आ गया, मंथली बुलेटिन, ये भी जारी किया जाता है, ठीक है। आरबीआई का मंथली बुलेटिन भी आपका जारी होता है। और साथ के साथ हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, ये भी कौन जारी करता है, आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। थर्ड, हैंडबुक ऑफ
स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स, ये भी कौन जारी करता है? आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, मैनुअल ऑन फाइनेंशियल एंड ये भी ध्यान में रखना है। फोर्थ बिंदु आ गया है। 3 आरबीआई का मासिक बुलेटिन जारी करता है। ये हैंडबुक ऑन स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी आ जाता है, आपका हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स आ जाता है। मैनुअल ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। मैनुअल ऑन फाइनेंशियल एंड बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स, ये भी किसके द्वारा जारी किया जाता है? आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टिंग ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, रिपोर्टिंग ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इसके बारे में भी कौन रिपोर्ट करता है? आरबीआई द्वारा किया जाता है। तो ये आपको सबको याद रखने हैं। ये याद रख लोगे, इनसे संबंधित क्वेश्चन दिए भाई आरबीआई का कौन सा निम्न में से प्रकाशन है, ऐसे दे देंगे और ऑप्शन में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, आंकड़ों का संग्रहण और प्रकाशन का काम भी किसका है? आरबीआई का ही है। इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। नोट कीजिए फटाफट। अब हमारा जो आएगा मुद्रा और साख का नियमन करने वाला आएगा टॉपिक, और मुद्रा और साख का नियमन में ही हम मॉनेटरी पॉलिसी को इंक्लूड करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जो इसका 6 फंक्शन है, छठा जो फंक्शन है, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, विस्तार से उस पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि वो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी को भी इंक्लूड करेंगे, जहां पर आरबीआई की रेट्स के बारे में काम करेंगे। चयनात्मक नीति क्या है, गुणात्मक नीति क्या है, ये सारे बारे में बात करेंगे। मात्रात्मक कौन से हैं और गुणात्मक कौन से हैं, आरबीआई के मौद्रिक नीति के प्रकार क्या क्या है, ये सारा हम अगले लेक्चर में इंक्लूड करते चलेंगे। तो आज आपको जो बताया है उसे आप याद रखिए और इन्हें नोट कीजिए। अब बाकी हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा को, ताकि आपका भी भला हो, उनका भी भला हो और हमारा भी क्या हो, भला हो। आज के लिए इतना बहुत है। इतने समय के लिए आपने समय दे रहे हो मुझे, तो बहुत बहुत शुक्रिया।